मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर कोई मुझे टच भी कर दे तो मेरा बदन लाल हो जाता था। पैसों की ज़रूरत होने की वजह से मेरी माँ के मना करने के बावजूद मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। मगर पहली ही रात मेरे होश उड़ गए जब उसने मेरे दोनों काट कर। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि जब जवान लड़की किसी बूढ़े मर्द से शादी करती है तो वह मर्द उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। मैं मासूम थी, यह समझती थी कि शायद वो उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, उसके लिए जोड़े और जेवर लेकर आता है, उसके लिए वह लड़की खुश रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की बात का मतलब क्या था। लेकिन अब जब वह शख्स मेरे सामने बैठा था, मैं तो यही सोच रही थी कि शायद आज मुझे पता चल ही जाएगा कि एक बूढ़ा मर्द इस तरह एक औरत को जवान रखता है और अपने से कम उम्र की औरत को कैसे अपने हाथ का चला बना के रखता है। क्योंकि हमें तो कहती थी, उन्होंने दादा की मिसाल देखी थी जो बिल्कुल बूढ़े और बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन बीवी के मर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली और 1 महीने के अंदर ही वह ऐसे हो गए कि जैसे कोई जवान लड़का होता है। सारे घर के काम करने लगे और खेतों में जाकर भी काम करने लगे। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख गुजरा था। मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। वह शख्स दिखने में बिल्कुल ही दादा की उम्र का लगता था, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर बैठा, उसने ऐसी हरकत की कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे दोनों दोस्तों, मेरा नाम करीना है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। मैं सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई कर पाई थी। उसके बाद हमारे पास पढ़ाने तक का कोई पैसा नहीं था और अपनी माँ को अकेला छोड़कर किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकती थी। इसलिए घर पर रहती थी और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कभी किसी के घर कोई काम कर लेती थी और बस इस तरह घर को चला रही थी। क्योंकि हम 2 लोग ही थे, लेकिन मेरी माँ की बीमारी किसी को समझ में नहीं आती थी। कुछ लोग कहते थे कि अपनी माँ की दूसरी शादी करवाओ, यह ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी शादी भी कम उम्र में हुई थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 16 साल ही थी। यानी मेरी माँ तो अभी 35 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी की वजह से थोड़ी-सी बड़ी लगती थी। मैंने कहा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि औरत की शादी करवा दो तो ठीक हो जाती है। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मसला नहीं है, यह जानबूझकर इस तरह कर रही है ताकि इसकी शादी करवा दी जाए, वरना ऐसी भी कौन सी बीमारी जिसमें इंसान की तबीयत अचानक से खराब हो जाए, जबकि आगे पीछे वह बिल्कुल ठीक रहती है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, यह दुनिया बहुत बड़ी बुरी है। यहाँ पर बड़े अजीबो-गरीब किस्म के लोग रहते हैं, जो बहुत ही गंदे दिमाग के मालिक होते हैं और उनके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। लोगों की बातों के बारे में ना सोचा करो, बड़ी उल्टी-सीधी बातें करते हैं। यह हर मर्ज़ का इलाज शादी को ही समझते हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जो अजीबो-गरीब हरकतें करता था। ऐसा लगता था कि उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है और उसकी साँस बंद होना शुरू हो जाती थी। उसे दौरे पड़ते थे, सभी उसके लिए बड़े परेशान थे। कोई कहता था कि उस पर कोई आशिक का साया है और कोई कहता था कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जानबूझकर करता है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा कि जैसे ही उसकी शादी करवाई गई, वह हफ्ते 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया। पर उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और हमेशा अजीब तरीके से चलती थी, जैसे उसकी टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक दिन मैं उसके घर चली गई और मैंने उससे कहा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? उसकी सास ने कहा कि उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको तो खुश होना चाहिए। यह तो बड़ी खुशकिस्मत लड़की है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा, अभी तेरी उम्र नहीं इन सारी बातों को समझने की, तू चुप रहकर ऐसे मामलात में ना बोला कर। शादीशुदा लोगों के अपने मामलात होते हैं, इसे उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करते। जब मेरी शादी हो जाए मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि शादी के बारे में लोगों के इस किस्म के ख़यालात क्यों थे। कुछ लोग शादी को बहुत अच्छी चीज़ कहते थे
और कुछ लोग तो कहते थे कि शादी एक अजीब परंपरा है और औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। मुझे तो शादी नहीं करनी थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी माँ थी, जिसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मुझे बच्चों को पढ़ाने की फीस मिली, जिसमें मुझे और ज़्यादा पैसे मिले, तो मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। वहाँ पर लोगों ने कहा कि आपकी माँ को बहुत जानलेवा बीमारी है, कोई पता नहीं कि कब उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। दवाई शुरू करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी। गांव का मेडिकल स्टोर वाला मेरे बाबा का जानने वाला था। उसने मुझे कर्ज पर 1 हफ्ते की दवाई दे दी और कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे देती रहना, नहीं तो अगले हफ्ते की दवाई नहीं दूंगा। मैं जब वह दवाई अपनी माँ को शुरू करवाई तो मेरी माँ को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। वह पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। इसका मतलब कि शहर के डॉक्टर ने ठीक बताया था। उनको एक बीमारी थी जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी थीं। पहले ही अपने पास जितने भी पैसे थे वह सब दे दिए थे और कर्ज भी उठा लिया था। फिर जाकर सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई आई थी। अब मैं माँ से झूठ बोल रही थी कि दवाई इतनी महंगी नहीं है। माँ की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा खुश हुई और कह रही थी कि तुमने मेरे इलाज करवा दिया, नहीं तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ही मर जाती, क्योंकि यहाँ लोगों को पता ही नहीं चलता कि बीमारी कौन सी है और वह इलाज ही नहीं करवाते। अब मैं माँ को क्या बताती कि उनकी दवाई लेने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे और 1 हफ्ता ख़त्म होने वाला था। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास चली गई और मैं वहाँ जाकर उससे कहा कि मेहरबानी करके 1 हफ्ते की दवाई और दे दें। उसने कहा कि तुमने अभी पिछले हफ्ते की दवाई के पैसे तो नहीं दिए और अगले हफ्ते की दवाई तुम्हें और दे दूँ? तुमने पिछले भी पैसे नहीं दिए, कहाँ से आ गई? तुम पैसे भी नहीं देती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर एक आदमी खड़ा था जो मेरे दादा की उम्र का लगता था। उसने कहा कि क्यों रो रही हो लड़की? मैंने कहा कि यह मसला है मेरा, क्या करूं मैं? आजकल इस मुल्क में दवाइयां भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, मेरी माँ मर जाएगी। उसने कहा कि फिक्र नहीं करो और उसने मेरे माँ के लिए दवाइयाँ ले लीं और पिछला हिसाब भी पूरा कर दिया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद की है, तुमको मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं आपके पैसे कैसे वापस करूंगी? तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर अभी तुम घर चली जाओ और मुझे अपने घर का पता ज़रूर बता देना। मैं उसे अपने घर का पता बता दिया। मैंने माँ को पहले ही बता दिया था कि यह शख्स बहुत अच्छा है, उसने मेरी मदद की है, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। जब वह घर आकर चला गया तो मुझे मेरी माँ ने एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि यह तेरा रिश्ता मांगने के लिए आया था। उसने तेरी मदद बिना वजह नहीं की थी। यह कोई अमीर आदमी है, उसकी बाजार में पहचान है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन मैं तेरा रिश्ता इससे नहीं करना चाहती, क्योंकि ये उम्र में तुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं खामोश हो गई और सारी रात सोचती रही, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस इंसान से शादी करूंगी, क्योंकि दौलत के बगैर इस दुनिया में रहना आसान नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कैसे रहते हैं? अगर दौलत हो तो एक व्यक्ति की ज़िंदगी तो बेहतर बन ही सकती है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा ना कर, लेकिन फिर मैं अपनी माँ को सच्चाई बता दी और कहा मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ और यह बूढ़ा आदमी कब तक जिंदा रहेगा? एक दिन मर जाएगा, उसकी जायदाद हमारी हो जाएगी। मेरी माँ की आंखों में भी मजबूरी के आंसू आ चुके थे। वह खामोश हो गई और मैंने उस शख्स से शादी करने की हामी भर ली। वह बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि तुम मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने शादी के तमाम रिवाज पूरे किए, लेकिन शादी बिल्कुल भी धूमधाम से नहीं हुई। बस एक शादी की कसम थी
जो हमारे घर में बैठकर हुई थी। उसके बाद वह मुझे अपने घर ले गया। मेरी माँ बीमार थी और अकेली तो रह नहीं सकती थी, इसलिए उसने मेरी माँ के लिए एक औरत का इंतज़ाम कर दिया था, जो मेरी माँ का ख्याल रखेगी और घर के काम भी करेगी, उनके लिए खाना भी बनाएगी। वह बहुत अच्छी थी। उसने उसे काफ़ी सारी तनख्वाह पर रखा था और कहा था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने कोई नफ़रत की या गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दिल ही दिल बहुत खुश थी। मेरी माँ कहती थी, बूढ़ा इंसान जवान लड़की को बहुत ज़्यादा खुश रखता है और उसकी बहुत ज़्यादा कदर करता है। दुनिया में बड़ी-बड़ी खूबसूरत औरत होती हैं, बहुत प्यारी-प्यारी होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी उनकी पसंद की मर्द से हो जाती है, तो मर्द उस औरत की कदर नहीं करता। लेकिन कोई बदसूरत औरत भी जब किसी दूसरे शख्स की बीवी बन जाती है, तो वह उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसा तो मैंने पहले देखा भी था और सुना भी था, इसलिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश ज़रूर थी कि आज मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह मेरे कमरे में आया तो कुछ परेशान लग रहा था। उसके घर में भी कोई मेहमान नहीं था। लगता है उसने किसी को बुलाया ही नहीं था। मुझसे शादी में जो गवाह मौजूद हैं, वह भी उसके दोस्त ही थे, जो मेरे घर से ही अपने घर चले गए थे। मैंने कहा कि आप परेशान लग रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, और मुझे मेरा मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिया, जो कि एक सोने का हार था और इतना भारी कि मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा, इतना महंगा तोहफ़ा देने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा, यह तो तुम्हारे लिए है और आज से तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तो फिर मैं तुम्हें दुनिया के सबसे कीमती चीज़ लाकर ही दूँगा ना। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा कि मेरी माँ का भी ख़्याल रखेंगे? उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ का भी ख़्याल रखूँगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मैंने 2 औरतों से शादी की है। मैंने कहा कि वह औरतें कहाँ हैं? तो उसने कहा, तो वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हैं, बल्कि वे अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। मैंने कहा कि क्या उनको कोई बीमारी थी? उस बात पर वह बनने लगा और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, लोग सिर्फ बीमारी से ही मरते हैं? मैंने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, कभी-कभी लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिलती है। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, वह क्या कहना चाह रहा था। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझदारी से रहो। मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, वैसे भी मुझे इतनी समझदारी तो तुमने सिखा ही दी थी। उसने कहा कि वह भी देख लेंगे। आपको मेरा तारीफ़ करना बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि यह सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे पति का भाई अंदर आया और मुँह दिखाई के नाम पर रिंग पहनाने लगा। मैं चाहती थी कि वह जल्दी-जल्दी अंगूठी पहनाकर मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन वह मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मेरा हाथ पकड़कर बात करे जा रहा था, अपनी अंगूठी नहीं पहना रहा था। इतने में सामने देखा कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से जज़्बात देखकर मैं डर गई और अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ ना छोड़ा और वह मुझे बिना अंगूठी पहनाए ही वहाँ से चला गया। मेरे पति ने कहा, यह क्या है, तुम्हारी समझदारी? एक गैर मर्द तुम्हारे कमरे में आया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, और अगर मैं नहीं आता तो तुम उसके साथ क्या-क्या नहीं करती? मैंने कहा कि वह गैर मर्द नहीं था, वह तो आपका भाई है। मैं हैरान थी, ये कैसी बातें कर रहा है? उसने कहा कि वह मेरा भाई नहीं था, तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में फ़ेल हो गई। अब तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो हाथ तुमने उसकी तरफ बढ़ा दिए थे, वह हाथ ही काट दूँगा। वह मेरी तरफ आया, मैं हैरान रह गई। मैंने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। यह शख्स तो पागल था, शायद इन औरतों को भी जान से मार दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने आवाज़ देना शुरू कर दिया, लेकिन शायद उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगता था कि आज मैं मर जाऊँगी या मेरे साथ इस दुनिया का कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। वह मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मुझे अपनी बाहों में लेने की
कोशिश करते जा रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी कि आज मेरी सुहाग रात के दिन ये क्या करने वाला था, लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ, वह खुद ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह मुझे पता चला उसको हार्ट अटैक आ गया था। मेरी ज़िंदगी बच गई और मैंने उसके पास वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने जो पैसे मुझे दिए थे वो मुझे वापस करने पड़े। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसने अपनी दूसरी बीवी को भी जान से मार दिया था। इसकी पहली बीवी जिंदा थी, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब वह उसकी शादी में आई थी तो उसने किसी और शख्स के साथ चक्कर चलाया था, इसलिए शायद उसके दिमाग में यह बात थी कि औरतें बेवफा होती हैं। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक दूसरे पर भरोसे करने का रिश्ता होता है। मेरी माँ, मैं भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। जो पैसे मेरे हिस्से में आए, मैंने उनसे अपने घर के एक कमरे में छोटी सी किराने की दुकान बना ली और उसी दुकान से हमारा घर भी चलता है और मेरी माँ का इलाज भी हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया। अभी भी मैं सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, अगर वहाँ से उस रात निकल ना पाती तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। दोस्तों, इस तरह के मानसिक लोग हमारे आसपास बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन सब से बच के रहना ही हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बहू बेटियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहानी से अच्छी सीख मिली हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी स्टोरी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।